नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। अनाथालय का भयावह सच। जब भी अनाथालय में कोई नया बच्चा लाया जाता तो वह शुरुआत में बहुत रोता, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक शांत हो जाता। मैं उस अनाथालय का डॉक्टर था और मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता कि वहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर चल रहा है। अधिकतर लोग लड़कियों को गोद लेने आते थे, लेकिन लड़कों को कोई नहीं अपनाता था। एक दिन एक 7 साल की बच्ची की अचानक मृत्यु हो गई। जब मैंने उसका पूरा मेडिकल परीक्षण करना चाहा तो इंचार्ज ने मुझे रोक दिया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हर दिन की तरह मैं उस दिन भी तय समय पर अनाथालय पहुंच चुका था। मैंने डॉक्टर की डिग्री तो हासिल कर ही ली, लेकिन इसके बावजूद मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। यही कारण था कि मैं इस अनाथालय में नौकरी कर रहा था। मैंने अभी बैठकर काम शुरू ही किया था कि तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। शायद कोई नया बच्चा आया था या फिर किसी को गोद लिया जा रहा था। मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बाहर आ गया, लेकिन जो नज़ारा सामने था उसने मेरा दिल दहला दिया। एक वार्डन एक मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीट रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा वह क्यों कर रही है। बाकी स्टाफ हाथ बांधे खामोश खड़ा था, जैसे सब कुछ सामान्य हो। मैं तुरंत आगे बढ़ा, उस वार्डन की बेल्ट पकड़ ली और गुस्से में कहा, यह क्या तरीका है बच्चों से पेश आने का? आप इस तरह किसी बच्चे को मारपीट का निशाना नहीं बना सकती। कृपया पीछे हटिए, मैंने सख्ती से कहा। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी करते हुए मेरी ओर घूरते हुए जवाब दिया, डॉक्टर रवि, आपका काम यहाँ सिर्फ इलाज करना है। बच्चों की परवरिश कैसे करनी है यह हमें बताने की ज़रूरत नहीं। वो और भी तीखे लहजे में बोली, एक वार्डन की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को अनुशासन सिखाए। बेहतर होगा कि आप अपना काम करें और हमें हमारा करने दें। इतना कहते ही उसने मेरी कमर से बेल्ट छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी तरफ घूरते हुए बोला, खबरदार, मेरी मौजूदगी में अगर तुमने किसी बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं यह बात मालिक तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर मैंने आज तुम्हारी शिकायत नहीं की तो मेरा नाम भी डॉक्टर रवि नहीं। वो भड़क उठी और बोली, ठीक है, अब फैसला हो ही जाना चाहिए। या तो यहाँ मैं काम करूँगी या तुम्हारी वजह से बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। अब सबके मुंह में जबान आ गई है। वो दिन दूर नहीं जब ये बच्चे हमारे सर पर चढ़कर हुक्म चलाएंगे और तुम ही उन्हें बढ़ावा दे रहे हो। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं बिना देर किए उस बच्चे की ओर गया जो ज़मीन पर बैठा बुरी तरह से रो रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान थे, होंठ फट चुका था, वह किसी बेरहमी का शिकार लग रहा था। मैंने उसे गोद में उठाया और तुरंत अपने कैबिन में ले गया। वहीं मैंने जल्दी से उसका इलाज शुरू किया। वो लगातार सशक्ता रहा, दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, बेटा, ऐसे मायूस मत हो। अगर तुम रोते रहोगे तो खुद को ही तकलीफ दोगे। थोड़ी देर में राजेश साहब आएंगे, तुम उनसे ज़रूर शिकायत करना कि यह वार्डन और बच्चों को कैसे मारती है। लेकिन वो सहमते हुए बोला, अगर मैंने कुछ बोला तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। डॉक्टर समीर, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है? तुम्हारे पास कौन सा राज है? वह घबरा गया और बोला, नहीं, कोई राज नहीं है, बस आप हमारे मामलों में मत पड़िए। अगर कोई मुझे मारे भी तो बीच में मत आइए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े। इतना कहकर वह बिस्तर से उतरा और बाहर चला गया, जबकि मैं भीतर तक हिल गया था। दिमाग उलझनों से भर गया था। आखिर बात क्या है? इतना डर? आखिर यह बच्चा छुपा क्या रहा था? मैं कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा, सोचता रहा, फिर खुद को झटका देकर वापस अपने काम में लग गया। कुछ ही समय बीता था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी। एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, राजेश साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने थोड़े घबराते हुए पूछा, सब ठीक है ना? उसने सिर हिलाते हुए कहा, अभी जो घटना हुई है उसी को लेकर बात करनी है। 10 मिनट के भीतर आपको राजेश साहब के कैबिन में पहुंचना होगा, नहीं तो आगे आपके लिए कार्रवाई हो सकती है। इतना कहकर वह चला गया।
मैं हैरान परेशान वहीं खड़ा था। क्या हो रहा है? यह सब अचानक क्यों हो रहा है? मैंने तो सिर्फ एक बच्चे की रक्षा की थी, उसकी मदद की थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया गया था, जैसे मैंने कोई अपराध किया हो? इसका सीधा मतलब था कि मुझे बहुत सख्ती के साथ बुलाया गया है। मैं अपनी जगह पर बैठा यही सोच रहा था कि फिर खुद को संभालते हुए राजेश साहब के कमरे की ओर बढ़ गया। मैंने मन में ठान लिया था कि अगर उन्होंने मुझसे कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं भी उन्हें बाकी सारी बातें बता दूंगा जो इस संस्था के कर्मचारी और वार्डन कर रहे हैं। मगर मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने जा रहा हूँ। चंद कदमों की दूरी तय करने में राजेश साहब के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो तुरंत ही मुझे अंदर बुला लिया गया। मुझसे पहले ही वहां वार्डन और प्रशासन के 2 लोग मौजूद थे। मैं अंदर गया तो राजेश साहब मुझे देखते ही बोले, आपको यहाँ किस काम के लिए रखा गया है? ना कोई नमस्ते ना हाल चला। आज तो वे सीधे मुझ पर बहस पड़े। मैंने शांत रहते हुए कहा, बिल्कुल सर, मुझे यहाँ इलाज के लिए रखा गया। मगर मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही उन्होंने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया और बोले, जब आपको इलाज के लिए रखा गया तो फिर आप दूसरों के कामों में दखल क्यों दे रहे हैं? क्या आप वार्डन हैं या प्रशासन के कर्मचारी जो आप बच्चों के बीच हस्तक्षेप कर रहे हैं? अगर वह महिला उस बच्चे को पीट रही थी तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप बीच में आकर उसे रोकें? क्या आपको मालूम है उस बच्चे ने क्या किया था? मैं कुछ और कहते इससे पहले ही मैंने स्वयं स्वर में कहा, महोदय, आपको क्या हो गया है? आप इस संस्था के वरिष्ठ हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मासूम बच्चों की रक्षा करें। यह कोई सरकारी स्कूल या दफ्तर नहीं जहां एक नन्हे से बच्चे को जानवरों की तरह मारा पीटा जाए। किसने उस महिला को यह अधिकार दे दिया कि वह एक मासूम बच्चे को डंडे से मारे? अगर सरकार तक यह बात पहुंच गई तो यह संस्था बंद हो जाएगी। यहाँ से कोई भी आपको सहायता मिलती है वह सब बंद कर दी जाएगी। सर, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही वे बोले, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपका इस्तीफा तैयार करवा दूं? आपको यहाँ से निकाल दूं? अगर यहाँ काम करना है तो सिर्फ आप अपने काम तक सीमित रहिए। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और रही उस महिला की बात, तो मैंने ही उसे आदेश दिया था कि जो भी बच्चा बदतमीजी या चोरी करे उसे सजा दी जाए। उस बच्चे ने चोरी करने की कोशिश की थी। अगर आज हम उन्हें नहीं रोकेंगे तो कल यही बच्चे बाहर जाकर बड़ा अपराध करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी संस्था से कोई भी निकम्मा और बिगड़ा हुआ बच्चा निकले। उनकी बात सुनकर मैंने अफसोस में सिर हिला दिया और कहा, बिल्कुल सर, अगर उसने चोरी की थी तो आप उसे प्यार से समझा सकते थे ना। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि फिर वे बोले, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि इन अनाथ बच्चों के मामलों से दूर रहिए। आपको जो नौकरी दी गई है बस वही निभाइए। अगर नहीं निभा सकते तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। साफ संकेत था कि अब मुझे बाहर जाना होगा। मैंने एक तीखी नज़र उस औरत पर डाली और चुपचाप अपने केबिन की ओर बढ़ गया। मेरा मन और दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। राजेश साहब बहुत खास और नेक इंसान थे। उनका दिल बहुत ही कोमल था। फिर आज उन्होंने मेरे ऐसे व्यवहार पर मुझे डांट क्यों दिया? यह बात मेरी समझ से बाहर थी। काफ़ी देर तक मैंने वहीं बैठा इसी बारे में सोचता रहा। फिर थक हार कर मैंने घर लौटने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ बैठकर मेरा मानसिक संतुलन ही बिगड़ता जा रहा था। रास्ते भर मेरे मन में यही सवाल घूमते रहे कि उस वार्डन ने उस बच्चे को क्यों मारा था। जहाँ तक मुझे जानकारी थी, अनाथालय के बच्चे चोरी चकारी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में चोरी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ तो ज़रूर गड़बड़ थी, पर क्या, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे इस अनाथालय में आए कुछ ही दिन भी हुए थे। शायद इसी वजह से मैं यहाँ की व्यवस्था को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। छोटा सा सफ़र तय करके मैं अपने घर पहुँच गया। रोज़ की तरह मेरी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और मेरी माँ चारपाई पर बैठी मेरी बेटी के साथ बातें कर रही थी। मुझे देखती ही मेरी बेटी दौड़कर मेरे पास आ गई और मुझसे लिपट गई। मैंने उसे प्यार से सीने से लगाया और अपने पास चारपाई पर
बैठा लिया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी भी बाहर आ गई और हैरानी से पूछने लगी, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? और फिर पानी लाने चली गई। माँ भी मुझे देखकर पूछने लगी, सब ठीक तो है ना बेटा? कोई चिंता की बात तो नहीं? मैंने बस धीरे से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। कुछ देर बाद पानी पीकर मैं थोड़ा ताजगी महसूस कर रहा था और कमरे में आराम करने का सोच ही रहा था कि तभी मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा तो स्क्रीन पर राजेश साहब का नाम चमक रहा था। एक पल को मैं ठिठक गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कॉल रिसीव कर लिया। जो खबर मुझे सुनाई गई उससे मेरा दिल और दिमाग शून्य पड़ गया। मैं बदहवासी में अनाथालय की ओर दौड़ पड़ा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर होता तो मैं कभी इतनी जल्दी वहाँ से लौटकर घर नहीं आता। करीब 15 मिनट का रास्ता मैंने 8 मिनट में तय कर लिया। जैसे ही मैं अंदर पहुँचा तो दृश्य देखा उससे मेरी रूह काँप गई। वही बच्चा जिसे वार्डन ने बुरी तरह मारा था, उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहाँ सब लोग उसके आसपास खड़े थे। मैं दौड़ता हुआ उसके पास पहुँचा और उसे गोद में उठाकर उसके चेहरे पर थपकी देने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह तो पहले ही दम तोड़ चुका था। मैं हैरान था। भले ही वह 2 मंजिल से कूदा था, लेकिन इस तरह अचानक मर जाना मेरी समझ से बाहर था। हाँ, उसके हाथ पैर टूट सकते थे, सिर में चोट लग सकती थी, रीढ़ की हड्डी तक टूट सकती थी, लेकिन यूं अचानक मर जाना, कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने तुरंत उसका मेडिकल जांच करने का निर्णय लिया। मैं यह जानना चाहता था कि उसकी मौत गिरने से हुई है या कोई और कारण है। मैं उसे अपने कैबिन की ओर ले जाने ही वाला था कि तभी राजेश साहब बाहर आ गए और बोले, कहाँ ले जा रहे हो उसे? इसे अब शवगृह में भेजा जाएगा, नहला कर दफनाने की तैयारी करो। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, इसका निधन गिरने से नहीं हुआ, कुछ और बात है। कौन 2 मंजिल से गिरकर सीधे मर जाता है? हड्डियाँ टूट सकती हैं पर जान नहीं जाती। सर मेरी बात मानिए, इसमें कोई साजिश है। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, आप जाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। और आप इतनी जल्दी वहाँ से निकले ही क्यों थे? अगर आप होते तो उस बदनसीब बच्चे का इलाज ज़रूर करते। लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही डांट दिया और बच्चे को संस्था के हवाले कर दिया। सख्ती से आदेश था कि उसे तुरंत मानसिक चिकित्सालय में भेज दिया जाए। ना जाने क्यों मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। राजेश साहब का इतना जल्दबाज रवैया मैंने पहली बार देखा था। मेरी नज़र एक कोने में खड़ी उस महिला वार्डन पर गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और आंखों में आंसू थे। मुझे अचानक लगा उस औरत पर कोई बहुत बड़ा दुख बीता है। क्या उसी ने बच्चे को मारा था? लेकिन क्यों? सिर्फ एक चोरी पर भला कोई बच्चे को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है, वो भी एक अनाथ बच्चे को? मैंने अपना सिर झटक दिया और चुपचाप अपने कैबिन में जाकर बैठ गया। मेरा मन और दिमाग कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। जरूर कोई बात थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मुझे यकीन था यह खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या थी, कोई माने या ना माने। तभी कुछ ही देर में बाहर फिर शोर मच गया। शायद बच्चे की मौत की खबर फैल गई थी। मैं तुरंत बाहर आ गया। सभी बच्चे उस मृत बच्चे के पास बैठे रो रहे थे। लगता था वह बच्चा सबका चहेता था, इसलिए हर बच्चे की आंख में आंसू थे। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। राजेश साहब ने मुझे अंतिम संस्कार में जाने की इजाज़त नहीं दी, जबकि मैं वहां जाना चाहता था। उन्होंने कहा कि मामला बहुत पेचीदा है, आप यहाँ रहिए। अगर ईश्वर ना करे कोई और बच्चा ऐसी हरकत कर ले तो आपको ही संभालना होगा। उनकी बात सही भी थी। मामला वाकई गंभीर था, इसलिए मैं वहीं रुक गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। उस बच्चे की मौत को आज 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उसके बाद से जो भी असामान्य नहीं हुआ था। आज का दिन बिल्कुल सामान्य था। मैं अपने कैबिन में बैठकर कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अनुमति दी तो एक 7 साल की बच्ची अंदर आई। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, डॉक्टर समीर, मेरी मदद कीजिए। मैं गोद नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं रहना है। अमित भैया कहते थे कि जो लड़कियां गोद ली जाती हैं वे सुरक्षित नहीं रहती। आप तो सबकी मदद करते हैं ना। उस दिन आपने अमित को भी उस
वार्डन से बचाया था, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं चौंका और तुरंत पूछा, कौन अमित? वह बोली, वही जिसका हाल ही में देहांत हुआ है, जिसने खुदकुशी की थी। मैं चकित रह गया। क्या मतलब? वह बोली, अमित भैया ने एक बार छुप कर राजेश साहब और उनके साधु की बातें सुन ली थी, तभी उस दिन वार्डन ने उसकी पिटाई की थी। उन्होंने हम सबको बताया था कि कोई भी लड़की गोद ना जाए, अगर कोई आए तो शोर मचा दो, रोना शुरू कर दो, लेकिन मत जाना। वे कहते थे कि सबकी मदद करूंगा, लेकिन अचानक उन्होंने खुदकुशी कर ली। शायद उनके पास कोई ऐसा राज था जो जानलेवा बन गया। एक हफ्ते तक सब थम गया था, किसी भी बच्चे को गोद नहीं भेजा गया। लेकिन सर, अब मेरी बारी है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहूंगी। अमित की बातें आज भी मुझे डराती हैं। मैं पीली दाल खा लूँगी, बासी रोटी भी खा लूँगी, लेकिन गोद नहीं जाना चाहती। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही दरवाज़ा खुला और वार्डन अंदर आई। उसने कहा, तुम्हें ले जाने वाले लोग आ गए। लेकिन वह बच्ची तड़प कर बोल पड़ी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं गोद नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाइए। उसकी चीखें मेरी रूह तक को हिला गई। मैं तुरंत बोल पड़ा, अगर वह नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप लोग? उस महिला ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, आखिर आपको क्या परेशानी है हमारे काम से? खामोश रहा करो। और तुम आ रही हो ना, या फिर मैं राजेश साहब को बुलाऊं? यह सुनकर वह लड़की डर के मारे कांपने लगी। लेकिन उस वार्डन ने ज़बरदस्ती से उसे अपने साथ घसीटते हुए ले गई। मैं भी तुरंत बाहर की ओर दौड़ा। सारी लड़कियां एक कोने में खड़े डर से कांप रही थी। कविता को जबरदस्ती वार्डन अपने साथ ले गई थी। मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा था। मामला साधारण नहीं लग रहा था, कुछ तो बड़ा गड़बड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो, और वह भी इन मासूम बच्चों के साथ। मैं यह बातें पहले ही महसूस कर रहा था कि यहाँ सिर्फ लड़कियों को गोद लिया जाता है। अब तक एक भी लड़का गोद नहीं लिया गया था, जबकि मुझे यहाँ आए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। यहाँ कोई अनजानी सी बात थी, बल्कि एक गहरा राज था, जहाँ शायद किसी गैरकानूनी धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल मैं खामोश ही रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई बड़ा खतरा खड़ा हो जाए। 2 दिन बीत चुके थे, माहौल एकदम सामान्य जैसा था। मैं सुबह सवेरे अपनी ड्यूटी पर आ चुका था। वार्डन अभी तक नहीं उठी थी। मेरा मन कुछ बच्चों से खुलकर बातचीत करने का था। मुझे समझाना था कि अमित ने ऐसा क्या कह दिया कि सारे बच्चे गोद लिए जाने से डरने लगे थे। मैं सीधा लड़कों के कमरे में गया। कुछ बच्चे जाग चुके थे, कुछ अभी भी सो रहे थे। मैं एक बच्चे के पास जाकर बैठ गया, जो अभी ही उठा था। उसने मुझे नमस्ते कर। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे? उसने हल्के से सिर में हिलाया। तुम अमित को जानते हो? इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। सिर झुकाकर वह धीरे स्वर में बोला, सर, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हम दोनों इसी बिस्तर पर साथ सोते थे। अब जब वह नहीं है तो उसकी बहुत याद आती है। वह बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था, कई बार अपनी थाली का खाना भी हमें दे देता था। लेकिन देखिए, आज वही हमारे बीच नहीं रहा। इसलिए कहते हैं कि खुद से ज़्यादा किसी और के लिए मत सोचो, वरना इसी तरह बेरहमी से मार दिए जाओगे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने तो खुदकुशी की थी ना, छत से कूदकर अपनी जान ले ली। इतना कहते हुए वो मेरी ओर तीखी नजरों से देखने लगा और बोला, आप डॉक्टर हैं ना, आपको समझ नहीं आया कि खुदकुशी और हत्या में कितना फ़र्क होता है? क्या कभी कोई 2 मंजिल से गिरकर मरता है? मेरा दिल धक से रह गया। मैं बोला, हाँ, मुझे शक तो हुआ था, लेकिन पूरा यकीन नहीं था। क्या तुम बता सकते हो कि उसने राजेश साहब के कमरे में ऐसा क्या सुना था जो सभी अडॉप्शन से मना करता रहा? उसे वार्डन ने क्यों मारा पीटा था? वो मुझे घूरते हुए बोला, अगर मैंने सब बता दिया तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए कोई खतरा बने। माफ़ कीजिए सर। इतना कहकर वह उठकर बाथरूम चला गया और मैं वहीं बैठकर रह गया, सन्न स्तब्ध। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अमित ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी। और अब मुझे यह जानना जरूरी था कि उसका कातिल कौन है। अगर अमित को मारा जा सकता है तो मैं भी किसी खतरे से बचा नहीं हूँ।
लेकिन अब मैं और अन्याय नहीं देख सकता। इंसानियत के नाते मुझे कुछ न कुछ करना ही था। मैंने समय से पहले छुट्टी ली और राजी साहब को सूचना तय कर घर से निकला। लेकिन मेरा असली रुख पुलिस स्टेशन की ओर था। मैं अपने दोस्त से इस मामले में बातचीत करना चाहता था, शायद वह कुछ मदद कर सके। पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वह वहां मौजूद नहीं था। मुझे बेहद अफसोस हुआ कि काश मैं पहले कॉल कर लिया होता। मैंने वहीं से कॉल किया तो पता चला कि वह दौरे पर गया है और 2-3 घंटे बाद ही लौटेगा। मायूस होकर मैं घर लौट आया, लेकिन मेरा मन अभी भी अनाथ आश्रम की में ही अटका हुआ था। बच्चों के अडॉप्शन, अमित की हत्या, यह कोई मामूली घटना नहीं थी। रात यूं ही कटती जा रही थी, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आ रही थी। बस यही बात मेरे जहन में घूम रही थी। आप डॉक्टर हैं, क्या आपको समझ नहीं आया कि वह हत्या थी, ना कि खुदकुशी? यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो अब मुझसे पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। अगली सुबह सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। मैं आज भी तय समय से पहले ही अनाथालय में पहुंच चुका था, लेकिन आज वहां एक हड़कंप मचा हुआ था। कविता की लाश अनाथालय में लाई गई थी। मैं तुरंत उसकी ओर भागा, लेकिन राजेश साहब ने मुझे उसका परीक्षण करने से रोक दिया। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, जाओ अपने कमरे में जाकर अपना काम संभालो। बच्ची की मौत हो चुकी है, हम उसे अंतिम संस्कार के लिए शवगृह भेज रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं फौरन बोल पड़ा, लेकिन सर, जांच तो होनी चाहिए। आखिर एक मासूम बच्ची की मौत कैसे हुई? मैंने आगे कहा, 2 दिन पहले ही तो उसकी गोद ली गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? उन्होंने उस बच्ची को खत्म कर दिया? वह बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन वह बोले, बच्ची को कैंसर था। वहाँ जाकर तबीयत और बिगड़ गई और फिर उसकी मौत हो गई। उसे किसी ने नहीं मारा, वह बीमारी से मरी है। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन अब मेरे कदम रुकने वाले नहीं थे। यह वही बच्ची थी जिसने मुझसे मदद की गुहार लगाई थी और मैं उसकी मदद नहीं कर पाया था। मैंने एक कदम बढ़ाया और बच्ची के पास पहुंच गया। जैसे मैं उसके पास बैठने ही वाला था कि मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी। वहाँ चाकू का साफ निशान था, यानी पूरा सच सामने था। मैं उसे इस हालत में यूं ही जाने नहीं दे सकता था। पहले अमित, फिर कविता और ना जाने कितने मासूम बच्चे इस अनाथालय में मारे जा चुके थे। इन सब का जिम्मेदार सिर्फ राजेश साहब और उनका पूरा स्टाफ था। मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला और अपने एक पुलिस अधिकारी दोस्त को संदेश भेजा ताकि वह अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच सके। उधर अनाथालय का स्टाफ कविता के शव को उठाने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन मैंने उन्हें बातों में उलझाकर लगभग 10-15 मिनट तक रोके रखा और ठीक उसी समय बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। कुछ ही पल में पुलिस के जवान अनाथालय के अंदर दाखिल हो गए। राजेश साहब को हिरासत में लिया गया और उनके साथ ही बाकी स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कविता की गर्दन पर चाकू का गहरा निशान साफ नजर आ रहा था। यह एक हत्या थी और किसी बीमारी से नहीं थी। सभी बच्चे सहमे हुए एक कोने में सिसकियां भर रहे थे। मैं तुरंत कविता के शव के पास गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज कविता एक मिसाल बन गई थी, जिसने अपनी जान देकर कहीं और मासूम जानों को बचा लिया था। उधर राजेश साहब एक ऐसा चेहरा थे जिन्होंने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया था। अब मेरे जीवन का एक ही मकसद था, इन मासूम बच्चों को बचाना। पुलिस ने राजेश साहब को रिमांड में ले लिया और जल्द ही उन्हें सारा सच उगल दिया। क्या यह संस्था वास्तव में एक अनाथालय ही थी या कुछ और? इन्होंने यह पूरा जाल एक गलत मंशा से तैयार किया था, जहां अनाथ बच्चों को दिखावा बनाकर लोगों से चंदा इकट्ठा किया जाता था और उन्हीं बच्चों को बेचकर पैसा कमाया जाता था। इन मासूम बच्चियों को गोद लेने का मकसद उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन्हें नरक में झोंकना था। इन बच्चियों को ऐसे देशों में भेजा जा रहा था जहां उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता और उनके बल पर ये लोग मोटा पैसा बना रहे थे। कविता को अमित ने पहले ही सचेत कर दिया था। वह एक छोटी बच्ची थी जिसके दिल और दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि उसे किसी भी हालत में गोद नहीं लिया जाना है। वहाँ पहुँचते ही उसने इतना हंगामा मचाया, इतनी परेशानी खड़ी कर दी कि आखिरकार उन लोगों ने तंग आकर उसका गला काट दिया। अगर मैं होश में रहते हुए
उसकी गर्दन पर मौजूद वो कटे निशान ना देखता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि कविता की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि उसे बेरहमी से मारा गया था। उस दिन मैंने उन बच्चों की बातें सुनी थी। ठीक है, बाकी 4 बच्चियों को बेच देंगे और कुछ को यहाँ के एक ही कोठे में बेचकर पैसा कमा लेंगे। लड़कियाँ भी चली जाएंगी और पैसे भी आ जाएंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस बच्ची ने सभी लड़कियों और बच्चों को साफ शब्दों में चेतावनी दे दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर गोद न लिया जाए। आज मैं उस मासूम बच्ची को सलाम करता हूँ जिसने अपनी जान देकर बहुत बड़ा काम कर दिखाया। उसी कारण कई बच्चों की जिंदगियां नरक में जाने से बच गईं। उन बच्चों को अब एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण मिल चुका है। कविता और अमित की कहानी को बहुत ही संवेदनशील और बेहतरीन ढंग से उजागर किया गया है। आज भी अनाथालय के बच्चे उन दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं जिसकी वजह से आज भी सभी जिंदा हैं और चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं भी एक अच्छे अस्पताल में नौकरी कर रहा हूँ। उन दरिंदों को पकड़वाने की वजह से सरकार ने मुझे एक सम्मानजनक नौकरी दिलवा दी। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक बात सीखी है, अगर आपके अंदर इंसानियत अब भी ज़िंदा है तो ऊपर वाला आपको ज़रूर नवाजेगा। आप छोटे हो या बड़े, इंसानियत सबसे ज़रूरी है। अगर इंसानियत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, खुद को बदल डालिए। अगर आपको खुद को नहीं बदलता तो आप उस कचरे की तरह हैं जिस पर लोग थूक देते हैं लेकिन कभी उठाते नहीं। इसलिए खुद को बदलिए ताकि ज़िंदगी जीने का मकसद हासिल हो सके। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।